पृथ्वीराज थर्ड, है ना। ये वो पृथ्वीराज चौहान है जिसको आप हिस्ट्री में जानते हो। तो मुझे याद है एक बार क्वेश्चन यही था कि इतिहास में प्रसिद्ध पृथ्वीराज चौहान, चौहानों में कौन सा पृथ्वीराज था, है ना। फर्स्ट सेकंड हमने अलग पढ़े। फर्स्ट वो है जो बकुली शाह वाला है, सेकंड वो है जो धोड़ अभिलेख और आंसिया अभिलेख वाला है, ये कौन सा है, थर्ड। पिताजी का नाम सोमेश्वर, माता का नाम कर्पूरी देवी। पिताजी का नाम, माता का नाम लिखो। पिता सोमेश्वर, माता कर्पूरी देवी। 11 वर्ष की उम्र में राजा बन गया था। पिताजी की जल्दी डेथ हो गई, कितने वर्ष की उम्र में बन गया, देख लो। यह है 11 वर्ष की उम्र में राजा बना था। ही बिकेम किंग इन एज ऑफ 11 ईयर्स। जब भी राजा छोटी उम्र के बनते तो कोई ना कोई उनके संरक्षक या संरक्षिका बनाई जाती। कर्पूर देवी ने कहा मैं संभाल लूंगी, तो संरक्षिका कौन बनी, लिख लो, संरक्षिका गार्जियन। जैसे विक्रमादित्य की कौन थी, कर्मावती, वैसे पृथ्वीराज की कौन बन गई, कर्पूरी देवी। अब भाई कर्पूरी देवी भी कैसे संभालेगी, तो कहा भाई सोमेश्वर के टाइम के जो बड़े बड़े मंत्री थे उन्होंने कहा भाई आप तो जब तक बेटा बड़ा नहीं हो जाए थोड़े दिन देख लो, बाकी शासन हम संभालेंगे। तो कुछ मंत्री थे जिनके सहयोग से संभालती। तो मंत्री कौन कौन थे, लिखो, मिनिस्टर्स, मंत्री। नाम लिख लो एक बार, ऊपर वाले दो के स्टार लगा लेना, ये अपने याद रखना ज्यादा। क्या क्या नाम बताओ, देखिए। कैमास, भुवनमल, स्कंद, वामन और सौड। क्या क्या नाम दोहरा था, कैमास, भुवनमल, स्कंद, वामन। ऊपर वाले दो के स्टार लगो। कोई पूछेगा कैमास तथा भुवनमल किसके समय राज्य संभालते थे, पृथ्वीराज। या कौन सी रानी की सहायता करते थे, कर्पूरी देवी। अब पृथ्वीराज कम उम्र में राजा बना तो लोगों को लगा कि यार ये टाबरी राजा बना है, अपने मौके का फायदा उठा लेते हैं, अपने कब्जा कर लेते हैं। कुछ लोग घर में थे जो इसको हटाना चाहते हैं, कुछ लोग इसके राज्य में है जो इसको हटाना चाहते हैं, कुछ इसके पड़ोसी हैं जो इसको हराना चाहते हैं, कुछ विदेशी हैं जो कब्जा करना चाहते हैं। मतलब चारों तरफ से संकटों में घिरा हुआ है। कहां कहां से संकट आ सकते हैं, घर में कौन संकट दे सकता है। आप देखो कल मैंने एक चार्ट बनाया था, उस चार्ट में मैंने सबके नाम के आगे नंबर लगाए, नागार्जुन को छोड़ के। नागार्जुन के नाम के आगे कोई नंबर, मतलब नागार्जुन उनमें से राजा नहीं बना, बाकी सब राजा बने। नागार्जुन किसका बेटा है, विघराज चतुर्थ का। किसका बेटा है, विघराज चतुर्थ का। एक और बेटा जो बना तो था पर उसको हटा दिया गया था, अपर गंगे। कौन था, तो नागार्जुन ने अपर गंगे को कहा कि भैया यार इस गुजरात से सोमेश्वर को लेके आगे इसको राजा बना दिया, अब ये सोमेश्वर मर गया तो इसका बेटा कौन बन गया, पृथ्वीराज। अपना नंबर कब आएगा, तो अपर गंगे ने कहा मेरा नंबर तो एक बार आ गया था और पार पड़ी। अब नागार्जुन तुम संघर्ष करो, मैं तुम्हारे। तो दोनों भाई मिलके विद्रोह करते हैं। कौन कौन से दोनों भाई, नागार्जुन और अपर गंगे। कौन कौन, नागार्जुन और अपर गंगे। और नागार्जुन ने कहा कि भाई मैं राजा हूं और मेरी राजधानी है गुरुग्राम। राजधानी कौन सी है, गुड़गांव, है ना। गुरु द्रोणाचार्य का गांव था, तो किसी टाइम नाम तो इसका गुरुग्राम ही था। गुरुग्राम 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 गुरुग्राम, गुरु पूरा ने गुरुग्राम 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 करते करते गुड़गांव 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 करते करते क्या करके गुड़गांव करके, फिर वापस सरकार ने चेंज किया, गुड़गांव नहीं है, गुड़ थोड़ी मिलता था, यहाँ पे गुरु जी रहते थे इसलिए नाम क्या था। तो नागार्जुन ने अपनी राजधानी किसको बनाई थी। तो कोई पूछेगा कौन से दो चचेरे भाइयों ने विद्रोह किया था, अपना केंद्र किसको बना के। पृथ्वीराज गया, इसने दोनों को भगा भगा के पीटा और वापस वहां पर क्या कर लिया, कब्जा। पर भाइयों ने विद्रोह तो किया, देखो। अपने चचेरे भाइयों नागार्जुन तथा अपर गंगे के विद्रोह को दबाया था। He suppressed revolt of his cousins नागार्जुन एंड अपर गंगे। चेंज करके लिख लो, नागार्जुन ने गुरुग्राम को अपना केंद्र बना लिया था। नागार्जुन मेड गुरुग्राम एज इट्स सेंटर। नागार्जुन ने गुरुग्राम को अपना केंद्र बना लिया था। गुरुग्राम को अपना क्या बना लिया था, केंद्र। तो घर में जो चैलेंज मिला वो तो खत्म किया। घर के बाद कहां चैलेंज मिल रहा है इसको, राज्य। 1182 की बात है, इसके राज्य में एक जनजाति रहती है, उस जनजाति का नाम है भंडानक। कौन सी जनजाति है, एक ट्राइब है और ट्राइब का नाम क्या है उसका, भंडानक। भंडानक किसी टाइम पंजाब में रहते थे। पंजाब में एक नदी बहती है सतलज, नाम सुना होगा। सतलज के आसपास में एक जनजाति रहती थी, उसका नाम क्या था, भंडानक। लेकिन वहां से माइग्रेट हुए हरियाणा की तरफ आ गए। हरियाणा में दो इलाकों में आके बसे, गुरुग्राम और हिसार। कहां कहां पे, वहां पे अपने चुपचाप बैठ के अपना काम कर रहे थे। जब पृथ्वीराज बना तो उनको लगा ठीक है, राजा ज्यादा उम्र का है नहीं, अपने मौके का फायदा उठाते हैं, लूट मार कर लेते हैं। ये अपने राजस्थान की तरफ आगे लूट मार करने लग गए थे। अपने इधर लूट मार कर रहे थे मथुरा, अलवर,
भरतपुर। कौन कौन से क्षेत्रों में बताओ देखिए? गुड़गांव के नजदीक ही पड़ गया अलवर भरतपुर अपने। इधर आके इन्होंने लूट मार करनी शुरू कर दी। पृथ्वीराज गया, पृथ्वीराज आगे इस जनजाति का विद्रोह दबाता है। कौन सी जनजाति का? कब दबाता है? वो कहां कहां विद्रोह कर रहे थे? मथुरा, अलवर और भरतपुर। हमें क्या पता दबाया था? एक जैन मुनि वे उस समय के, उनका नाम है जिनपति सूरी। क्या नाम है? वो ये बताते हैं कि हाँ भाई ऐसा वैसा कुछ हुआ था और इस बंदे ने जाके उनको हरा दिया था या उनको जाके दबा दिया था। तो किस जैन राइटर के लेखन से इसकी जानकारी मिलती? देखो 1182 ईस्वी में, इन 1182 एडी, 1182 ईस्वी, 1182 एडी, मथुरा, अलवर तथा भरतपुर क्षेत्रों में भंडानक जनजाति के विद्रोह को दबाया था। He suppressed revolt of भंडानक ट्राइब। भंडानक जनजाति के विद्रोह को दबाया था। सप्रेस्ड रिवोल्ट ऑफ भंडानक ट्राइब किसके लेखन से मिलती है? जिनपति सूरी के लेखन से मिलती है। तो घर में चैलेंज मिला, फिर कहां चैलेंज मिला? अब कहां पे? यूपी और एमपी के बॉर्डर पे एक राज्य है, उस राज्य का नाम है महोबा। क्या नाम है? महोबा में उस समय चंदेल वंश का राज था। कौन से वंश का राज था? और चंदेलों का एक राजा था, उसका नाम था परमार्दी देव चंदेल। क्या नाम था? कहां का राजा परमार्दी देव चंदेल? कहां का राजा? एक दिन पृथ्वीराज की सेना और किसी युद्ध में वापस आ रही थी, लौट रही थी युद्ध से। कुछ घायल सैनिक पीछे पीछे आ रहे थे। भाई जो सैनिक स्वस्थ होंगे तेज चलेंगे, घायल होंगे वो थोड़े धीमे चलेंगे। तो घायल सैनिकों की टुकड़ी पीछे रह गई थी। परमार्दी देव चंदेल उन घायल सैनिकों को पकड़ के मरवा देता है। पृथ्वीराज ने कहा यार अपने तो कोई दुश्मनी भी नहीं थी और वो तो घायल और थे, तो ऐसे कैसे मरवा सकता है? फिर पृथ्वीराज हमला करता है। कहां पर हमला करता है? महोब। इसलिए महोबा का युद्ध हुआ, बहुत भयंकर युद्ध हुआ। भयंकर के लिए शब्द युद्ध में लिया जाता है तुमुल। क्या लिया जाता है? इसलिए इसको महोबा का युद्ध कहते हैं, या क्या कहते हैं इसको? तुमुल का युद्ध। किस किस के बीच में? पृथ्वीराज चौहान और परमार्दी देव चंदेल। परमार्दी देव चंदेल कहां का राजा था? कहां का राजा था? लिख लो, महोबा का युद्ध, तुमुल का युद्ध। बैटल ऑफ महोबा या बैटल ऑफ तुमुल। लिख लिया? देख लो कारण, क्या कारण था युद्ध का। लिखो, परमार्दी देव चंदेल ने पृथ्वीराज चौहान के घायल सैनिकों को मरवा दिया था। परमार्दी देव चंदेल गोट मर्डर्ड इंजर्ड सोल्जर्स ऑफ पृथ्वीराज चौहान। परमार्दी देव चंदेल ने पृथ्वीराज के घायल सैनिकों को मरवा दिया था। परमार्दी देव चंदेल गोट मर्डर्ड इंजर्ड सोल्जर्स ऑफ पृथ्वीराज। युद्ध हुआ, युद्ध के अंदर पृथ्वीराज ने परमार्दी देव चंदेल को हरा दिया। लिख लो, कारण हो गया, अलग से लाइन चेंज करके लिखो। इस युद्ध में पृथ्वीराज की जीत हुई। पृथ्वीराज वॉन दिस बैटल। पृथ्वीराज का एक सेनापति था, उसका नाम था पंजवन राय। क्या नाम था? पंजवन राय। पंजवन राय को महोबा का प्रशासक बना दिया। प्रशासक समझ गए? जैसे अपने पढ़ते हैं उलूग खान को सौंप दिया, खिजर खान को सौंप दिया, वैसे महोबा किसको सौंप दिया गया? देख लो, इसने पंजवन राय को महोबा का प्रशासक बनाया। ही अपॉइंटेड पंजवन राय एज एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ महोबा। ये अपने आमेर का था यहाँ का। इसका मतलब तब आमेर वाले चौहानों को टैक्स देते होंगे, तो आमेर वाले लड़ने के लिए गए होंगे, ये वहां पर छोड़ के आ गया होगा उसको। इसने पंजवन राय को महोबा का प्रशासक बनाया था। कहाँ का प्रशासक बना दिया था? हमें ये याद नहीं रखना कि किसके बीच युद्ध हुआ था, ये भी याद नहीं रहे तो कोई दिक्कत नहीं कि कौन जीत गया, किसको प्रशासक बनाया गया। इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि इस युद्ध में परमार्दी देव चंदेल के दो सेनापति थे, आल्हा और उदल। क्या क्या नाम था? लिखो, परमार्दी देव चंदेल के सेनापति, कमांडर्स ऑफ परमार्दी देव चंदेल। परमार्दी देव चंदेल के सेनापति, कमांडर्स ऑफ परमार्दी देव चंदेल। क्या क्या नाम है? आला और उदल। कहते हैं कि आला और उदल परमार्दी देव चंदेल के सेनापति थे, लेकिन परमार्दी देव चंदेल से किसी भी बात पर दोनों की नाराजगी हो गई थी, दोनों नाराज हो गए थे। इसलिए परमार्दी देव चंदेल का महोबा छोड़कर दोनों कन्नौज चले गए थे। कहां चले गए? कन्नौज चले गए। जब पृथ्वीराज चौहान ने महोबा पर आक्रमण किया तो परमार्दी देव चंदेल को लगा अकेले पार नहीं पड़ेगी, अच्छे सेनापतियों की आवश्यकता है। उसके अच्छे सेनापति कौन थे? लेकिन वो उससे नाराज होकर कहां चले गए थे? तो वो मैसेज करता है इनके पास कि आला और उदल, सॉरी जो हमारे बीच हुआ उसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूं। पुनः एक बार मातृभूमि को तुम्हारी आवश्यकता है, लौट के आओ, महोबा की रक्षा करो, पृथ्वीराज के खिलाफ लड़ो। आला उदल ने मना कर दिया। आला उदल ने कहा मरने दे रहे, अपना क्या लेना है, थोड़े दिन पहले लिचड़ अपने से लड़ रहा था, अब अगले को जरूरत पड़ी है तब अपने को बुला रहा है, वरना तो अपने कोई भी पूछ वहां पर। तो आला उदल ने कहा भाई नहीं आ रहे। ये बात आला उदल की माता को पता चलती है कि महोबा पर आक्रमण होने वाला है, लेकिन आला और उदल को बुलाया गया, फिर भी वो जा। आला उदल की माता उन्हें बुलाती और बुला के कहती है कि यह समय आपस के मतभेदों को भुलाने का है।
यह समय आपस में लड़ने का नहीं, यह समय दुश्मन को जवाब देने का है। जब तुम्हारी मातृभूमि पर, तुम्हारी जो जन्मभूमि है, वहां पर दुश्मन अटैक कर रहा है, तो तुम्हारा ये कर्तव्य बनता है कि तुम जाओ, तुम्हारे राजा का साथ दो, तुम्हारी मातृभूमि की रक्षा करो। उनका माता तुम्हारी सारी बात सही है, पर वो परमादित्य चंदेल भी तो हमारा दुश्मन ही है, उसने हमें निकाल दिया था, उसकी सहायता करने के लिए क्यों जाए? उसने वापस कहा। एक बार कौरवों को दुश्मनों ने पकड़ लिया। किसको? दुश्मनों ने पकड़। कुंती पांडवों को कहती है कि जाओ कौरवों को बचा कर लाओ। भीम थोड़े गुस्सेल थे। भीम ने कहा, माता कुंती, इतनी भोली भी मत बना करो। ये कौरव डेली वो तरीके देखते रहते हैं कि हमें कैसे मारा जाए, वो तरीके अपनाते हैं। कभी आग में जलाने का प्रयास करते हैं, कभी पानी में डुबोने का प्रयास करते हैं, कभी युद्ध में मारने का प्रयास करते हैं, कभी सोते हुए मारने का प्रयास करते हैं। और तुम कहती हो कि कौरवों को हम बचा कर लाएं, अच्छा है दुश्मन मार दे और ही ठीक रहेगा। कुंती ने कहा, नहीं भीम, जब तुम आपस में लड़ते हो तो कौरव 100 है और तुम 5 हो, पर जब कोई तीसरा लड़ता है तुम 105 हो। तुम कितने हो? इसलिए जब भी तीसरी शक्ति आपसे लड़ती हो, तब आपस के अंदर कभी भी लड़ना। और ये अब तक अपने मान्य सिद्धांत है। इसलिए गांव में जब भी भाई भाई लड़ते हैं, कोई छुड़वाने नहीं जाता कि इनका क्या भरोसा, एक हो गए तो आपस में लड़ रहे। और कई बार होता है कोई तीसरा पंचायती करने आता हो, भाई कहते भाई साहब रवाना हो, तेरे कुटेंगे हम पकड़ के, हमारी लड़ाई है, तू कौन है इसके अंदर पंचायती करने वाला? तो जब भी तीसरे पक्ष से लड़ाई हो, तब हमेशा आपस के मतभेदों को भुला देना। मुझे कई बार लगता है कि हम पुरानी कहानियों से या तो सीखते नहीं है या आंखें बंद कर लेते हैं। इसलिए अब भी जब कभी चीन के साथ अपने डिस्प्यूट होते हैं, पाकिस्तान के साथ अपने डिस्प्यूट होते हैं, अपने देश के अंदर ही कोई मजे ले लेता है। मजा आ गया, चीन ने कब्जा कर लिया, खुश क्यों होना है? हो सकता है किसी सरकार से आपकी बनती नहीं, हो सकता है किसी पार्टी से आपकी बनती नहीं, हो सकता है किसी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री से आपकी बनती, पर जब तीसरे के साथ मामला है, तब हम आपस में नहीं लड़ेंगे। जब वो तीसरा चला जाएगा, तब इनकी धज्जियां उड़ा देंगे हम। इसी प्रधानमंत्री को, इसी पार्टी को, इसी सरकार को हम नाको चने चबवाएंगे। हम इसके खिलाफ जितना गलत बोलना उतना गलत बोलेंगे, जो जो कमियां वो उजागर करेंगे, डेली इनके खिलाफ बोलेंगे हम। और जब तीसरा लड़ रहा है, तब आपस के मतभेद सामने आने नहीं चाहिए ना। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखना है। आला उदुल वाली कहानियां ये सिखाती है। और कभी आप नोटिस करना, इतिहास बहुत कुछ सिखाता है। हमने सेनापतियों के नाम याद किए, गोरा और बादल, युद्ध हार गए थे वो, है ना। नहीं पता रतन सिंह कैसे लड़े, क्या लड़े, अलाउद्दीन खिलजी को लोग जाने नहीं जाने, गोरा बादल के गीत गाए जाते हैं। हम जेता कुंपा को याद करते हैं, मर गए थे वो। हम अलाउद्दीन को याद करते हैं, जबकि हार गए थे। हमारी संस्कृति ने उन लोगों को याद नहीं किया जो विजेता है, हमने उनको अधिक महत्व दिया जिन्होंने संघर्ष किया। जब आप लड़ोगे तभी तो पढ़ोगे। कोई लड़े ही ना, कोई सरेंडर ही कर दे, पढ़ने का मतलब ही पैदा नहीं है ना। वो क्या है, एक है ना, कोई लाइन भी है ना कि वो सहसवारी गिरते हैं मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिलेंगे जो घुटनों के बल चलते हैं। सह है ना। अरे तालियां नहीं बजानी। हमारी सबसे बड़ी समस्या यह है कि हमने पूरा ध्यान किस पे कर दिया? आपको एक को भी ये समझ में नहीं आया, पर आप लगा बोला तो जोरदार है। आपका जो बोलने का तरीका था, और तरीका हो भी नहीं, आप सर हो, आपने बोला है, इतना तो कम से कम बनता है, तालियां तो बजा ही सकते हैं आपके लिए। सह सवारी गिरेंगे मैदान जंग में, कि मैदान के जंग में वही गिरेगा जो घोड़े पर बैठा है। वो तिफल क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चलते हैं। जो घुटनों के बल ही चल रहा है, उसके गिरने की कोई संभावना है ना। तो हमेशा संघर्ष ज्यादा जरूरी है। आप जब लड़ते नहीं हो, आप आरएस का पेपर दोगे तभी तो फेल होगे। सबके साथ इनके पंगे चल ही रहे थे, तो चालुक्यों के साथ लड़ाई चल रही। इन दिनों जो चालुक्यों का राजा था, उसका नाम था भीम सेकंड। क्या नाम था? भीम सेकंड चाहता कि उसके साम्राज्य का विस्तार हो, पृथ्वीराज चाहता उसके साम्राज्य का विस्तार हो। इसलिए इन दोनों के बीच में लड़ाई होती है, नागौर का युद्ध। कौन सा युद्ध होता है? लिखो, नागौर का युद्ध, बैटल ऑफ नागौर। किस किस के बीच में नागौर का युद्ध? पृथ्वीराज और भीम सेकंड चालुक्य। कहां का राजा भीम सेकंड चालुक्य? गुजरात। युद्ध के कारण, कॉजेज ऑफ बैटल। युद्ध के कारण, कॉजेज ऑफ बैटल। दो बड़े राजाओं में युद्ध का बड़ा कारण है कि दोनों ही अपने साम्राज्य का क्या करना चाहते? देखो, दोनों अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहते थे। बोथ ऑफ देम वांटेड टू एक्सपैंड देयर एम्पायर।
दोनों अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहते थे। बोथ ऑफ देम वांटेड टू एक्सपेंड देयर एम्पायर। दोनों अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहते थे। बोथ ऑफ देम वांटेड टू एक्सपेंड देयर एम्पायर। साम्राज्य का क्या करना चाहते थे? हम ये भी कह सकते हैं चौहानों और चालुक्यों में लंबे समय से दुश्मनी चली आ रही थी। देखो, एक कारण ये हुआ था, आबू है आबू, आबू में परमार वंश था। कौन सा वंश था? कौन सा वंश था? और यह परमार वंश की एक राजकुमारी थी, उसका नाम था इच्छिनी देवी। क्या नाम था? इन दोनों की इच्छा थी इसे विवाह कर ले। किस किसकी इच्छा थी? पृथ्वीराज और किससे शादी करने की इच्छा थी? और इच्छा पूरी हुई पृथ्वीराज की। भीम इस बात पे नाराज था। लिखो, दोनों आबू की परमार राजकुमारी इच्छिनी देवी से विवाह करना चाहते थे। बोथ ऑफ देम वांटेड टू मैरी आबूज परमार प्रिंसेस इच्छिनी देवी, लेकिन उसका विवाह पृथ्वीराज के साथ हुआ। तो भीम इस बात से भी नाराज चल रहा था। युद्ध हुआ, उसकी सेनाएं आगे, नाडोल है, नाडोल अपना, नाडोल लगभग बाउंड्री थी। गुजरात वालों की बाउंड्री नाडोल तक लगती थी, पृथ्वीराज की बाउंड्री नाडोल तक लगती थी। वहां से वो नाडोल से आगे बढ़ा, नागौर की तरफ आ गया। यहाँ लड़ाई में पृथ्वीराज लगभग जीतने वाला था, तभी उस भीम का एक सेनापति आता। उस सेनापति का नाम था जगदेव प्रतिहार। क्या नाम था? वो आया और उसने आका, क्या लड़ रहे हो यार, अब छोड़ो, लड़ाई बंद कर दो। तो चलते युद्ध के बीच में संधि करवाने के लिए जो बंदा आया था, उस बंदे का नाम क्या था? किसकी तरफ से आया जगदेव प्रतिहार? भीम से। भाई जो हार रहा होता संधि का प्रस्ताव लेके, तो उसी की तरफ से आएंगे। लाइन चेंज करके लिखो, कारण हो गए, अलग से लाइन लिखो। जगदेव प्रतिहार ने इन दोनों के बीच समझौता करवा दिया था। इन दोनों के बीच क्या करवा दिया था? किस किस के बीच में लड़ाई है? पृथ्वीराज और भीम सेकंड। पृथ्वीराज कौन से वंश का? चौहान। और भीम सेकंड कौन से वंश का? कौन सी राजकुमारी के लिए? वो कौन से वंश की? समझौता कौन करवा रहा है? वो कौन से वंश का है? चौहान, चालुक्य, परमार, प्रति, पूरा अग्निकुंड उपस्थित है। वैसे लड़ाई किस किस के बीच में? चौहानों और चालुक्यों। किसके चक्कर में? परमारों। समझौता कौन करवा रहा है? याद रह जाएंगे। तो पड़ोसियों में लड़ाई चल रही है, एक तो महोबा वालों से लड़ाई चल रही है, एक किसे चल रही है? गुजरात। अब एक लड़ाई चल रही है यूपी में। यूपी में एक जगह पड़ती है कन्नौज। कौन सी जगह? और कन्नौज में देखो, मैंने एक वंश बताया था, गहडवाल बताया था। और गहडवालों का एक राजा इन दिनों बना हुआ था, जयचंद। क्या नाम था? तो जयचंद के पृथ्वीराज के बीच में नहीं बन रही। पृथ्वीराज कौन से वंश का है? चौहान। जयचंद कौन से वंश का है? गहडवाल। लिखो, नया हेडिंग डालो, चौहान गहडवाल विवाद, चौहान गहडवाल डिस्प्यूट, चौहान गहडवाल विवाद, चौहान गहडवाल डिस्प्यूट। किस किस के बीच में होगा? चौहानों का तो कौन है? पृथ्वीराज। उधर गहडवालों की तरफ से कौन है? जयचंद। और जयचंद कहां का राजा था? कन्नौज। कन्नौज कहां पड़ता है? यूपी। अब क्यों कोई विवाद था इनके बीच? देखो, विवाद के कारण, कॉजेज ऑफ डिस्प्यूट, विवाद के कारण, विवाद के कारण, कॉजेज ऑफ डिस्प्यूट। एक कारण तो यह था कि चौहानों ने दिल्ली पर कब्जा कर रखा था। विगराज के बाद में दिल्ली किसके पास में थी? चौहानों। जयचंद को ऐसा लगता था कि यार दिल्ली मेरे पास होनी चाहिए। यूपी में जो कोई रहा है, उनको लगता है कि दिल्ली हमारे पास होनी चाहिए। मतलब इवन आज दिन तक आप देखेंगे तो भारत के जो ज्यादातर प्रधानमंत्री बने हैं, वो कहां से रहे हैं? भारत का रास्ता यूपी से होकर जाता है। भारत का रास्ता, मतलब मोदी जी को भी प्रधानमंत्री बनने के लिए बनारस से चुनाव लड़ना पड़ा। आप गांधीनगर से चुनाव लड़े थे, लेकिन एक चुनाव कहां से लड़ना पड़ा? बनारस। कि भाई वहां जनसंख्या ज्यादा है। आज तो कर लो जनसंख्या ज्यादा इसलिए लोकसभा की सीटें ज्यादा है, लोकसभा की सीटें ज्यादा तो अपने आप यूपी के पास पावर ज्यादा आ गई। और उस टाइम गंगा यमुना का दबाव पूरा यूपी लिए बैठा था, इसलिए यूपी पैसे वाली जगह थी। पैसे वाली जगह थी तो इनको लगता है कि यार अपना दिल्ली पे भी कब्जा होना चाहिए। या उल्टा कह दो, दिल्ली पे जिसका कब्जा होता उसका कब्जा कहां पर होता? यूपी। पर अब की बार दिल्ली पे कब्जा किए बैठे थे अजमेर के चौहान। जयचंद चाहता था कि दिल्ली पर उसका कब्जा होता। एक तो किसको लेके लड़ाई है इनके बीच में? एक नंबर लगा के लिखो, दिल्ली का उत्तराधिकार, सक्सेशन ऑफ दिल्ली। मैं लास्ट क्लास में आपको आला और उदल की कहानी सुना रहा था। पता नहीं आपने कितना ध्यान दिया कितना नहीं दिया। मैंने कहा था आला और उदल परमार्दिदेव चंदेल से नाराज थे, और जब वो नाराज थे तब वो जयचंद के पास कन्नौज चले गए थे। बताया था मैंने। तो जब वो आला उदल फिर परमार्दिदेव चंदेल की तरफ से लड़ने के लिए आए, तो उन्होंने जयचंद को कहा कि भाई जयचंद, इतने दिन हम तेरा साथ दे रहे थे, अब तू हमारा साथ दे। तो जब चौहानों में और परमार्दिदेव चंदेल में, या पृथ्वीराज में और परमार्दिदेव चंदेल में जब लड़ाई चल रही थी, तो जयचंद किसकी सहायता कर रहा है? किसी कर रहा है?
अब पृथ्वीराज इस बात से नाराज था, भाई लड़ाई मेरे और चंदेलों के बीच में, तू फालतू में दाढ़ भात में मुसल चंद, तेरा क्या लेना देना है। लिखो, जयचंद पृथ्वीराज के खिलाफ परमार्थिदेव चंदेल की सहायता कर रहा था। पृथ्वीराज रासो बताता है कि जयचंद के एक राजकुमारी थी और राजकुमारी का नाम था संयोगिता। क्या नाम था? संयोगिता नाम करके राजकुमारी थी, और वो और पृथ्वीराज दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। संयोगिता ने जाके जयचंद को कहा कि पिताजी, मैं यदि शादी करूंगी तो किससे करूंगी? पृथ्वीराज। और जयचंद ने कहा कि नहीं, इसके अलावा तुम किसी से कर सकती हो, लेकिन पृथ्वीराज के साथ हम तुम्हारी शादी। और कहते जयचंद ने एक स्वयंवर का आयोजन किया। किसका आयोजन किया? स्वयं वर, अपना वर खुद चुन। और भारत के सभी राजाओं को और राजकुमारों को निमंत्रण भेजा गया कि राजकुमारी संयोगिता अपना वर स्वयं चुनना चाहती है। सारे राजा और राजकुमार नियत समय पर नियत स्थान पर अपने रिज्यूमे के साथ उपस्थित हो जाए। पूरा हॉल खचाखच भरा हुआ, तमाम राजा और राजकुमार आए हुए। संयोगिता एक एक से दादा के पूछ रही थी कि बता, मेवाड़ पूरा याद है कि नहीं है, प्रस्तावना पूरी सुना दे मेरे को, है ना, नागरिकता के कितने अधिनियम तेरे को याद है, करंट पड़ता है या नहीं पड़ता है, हिंदी इंग्लिश की तैयारी कैसी है। लेकिन किसी भी राजकुमार को सब कुछ याद। फाइनली वरमाला लिए हुए संयोगिता घूम रही है, एक भी हॉल में बैठे हुए लोगों में से उसको पसंद नहीं आया। वो हॉल से बाहर निकली। कहा जाता है कि जयचंद ने भारत के तमाम राजा राजकुमारों को बुलाया था सिवाय पृथ्वीराज के, और उसका कहना था पृथ्वीराज की औकात इतनी नहीं है कि मेरी बेटी से शादी करने के लिए, पृथ्वीराज केवल मेरा गेट कीपर बन सकता है। तो उसने गेट कीपर वाली जगह पृथ्वीराज की मूर्ति लगा रखी थी कि इसकी औकात इतनी है कि वहां जहां जहां चप्पलें खोलते हैं, जहां गेट शुरू होता है, बस वहां द्वारपाल बन सकता है, अंदर आने की इसकी औकात नहीं। संयोगिता बाहर गई। संयोगिता ने जाके गेट कीपर को माला डाल दी। उसने कहा, अपने जो प्यार करते हैं तो किससे करते हैं? पृथ्वीराज से। ऐसा कहते हैं कि पृथ्वीराज बाहर तैयार खड़ा था, वो संयोगिता को वहां से किडनैप करता है, वहां से उठा के ले जाता है। जयचंद की सेना पीछा करती है, लेकिन पृथ्वीराज की सेना जयचंद की सेना को हरा देती है। एक ये भी माना जाता है कि पृथ्वीराज ने जयचंद की राजकुमारी संयोगिता का अपहरण कर उससे क्या कर लिया था? विवाह। इसलिए भी जयचंद उससे क्या चल रहा था? नाराज। लिख लो, ये कहानी पृथ्वीराज रासो में। किसमें? पृथ्वीराज। और अपने ज्यादातर इतिहासकार कहते हैं कि पृथ्वीराज रासो का अभी तक ये नहीं पता चला वो सच्चा है कि झूठा है ना। पृथ्वीराज रासो की बहुत बहुत सारी बातें हिस्ट्री से मेल नहीं खाती। पृथ्वीराज रासो की खूब सारी बातें जब आप हिस्ट्री की बाकी सोर्स से मेल करते हो ना, तो वो गलत हो जाती है। तो पृथ्वीराज रासो अभी तक भी हिस्टोरिकल नहीं माना गया। पृथ्वीराज रासो एक अच्छी पोइट्री है, बहुत अच्छा काव्य है, उसे हिंदी साहित्य में पढ़ा जाए, लेकिन हिस्ट्री लायक बातें उसके अंदर अभी तक क्या है? पर चूंकि भारत में प्रेम कहानियां बड़ी प्रसिद्ध होती है, इसलिए लोगों के और कुछ याद रहा नहीं रहा, ये पक्का याद है। तो ज्यादातर इतिहासकारों ने तो नकारा, उन्होंने कहा साहब झूठी बात है, ऐसी कोई बात हुई नहीं थी। ठीक है, भारत में थोड़ी इस प्रकार की चटपटी बातें दूर तक चली जाती है, इसलिए लोग अब तक चटकारे ले लेकिन बातों को सुनते रहते हैं, बाकी ऐसी कोई सच्ची बात हुई नहीं थी। पर एक इतिहासकार है, उनका नाना भाई साहब हुआ था, मैं मानता हूं इसको, उनका नाम है दशरथ शर्मा। क्या नाम है? क्या नाम है उनका? इसी के कोष्टक में लिखो, ये जो लाइन लिखी इसी के कोष्टक में लिखो। दशरथ शर्मा ने इस प्रेम कहानी को ऐतिहासिक तथ्य के रूप में स्वीकार किया। दशरथ शर्मा की बुक का नाम लिख लो यहीं, द अर्ली चौहान डायनेस्टी, द अर्ली चौहान डायनेस्टीज। अच्छे राइटर हुए हैं दशरथ शर्मा। अपने आजादी के बाद के जो भी इतिहासकार हुए ना, उनमें तीन अच्छे इतिहासकार, दशरथ शर्मा, गोपीनाथ शर्मा, मथुरालाल शर्मा, है ना। कभी आप इंटरव्यू देने जाओ या सामान्य बातचीत में आपसे कोई पूछे कि राजस्थान हिस्ट्री की थ्री शर्मा ऑफ राजस्थान हिस्ट्री कौन कौन है, तो कौन कौन है? दशरथ शर्मा, गोपीनाथ शर्मा, मथुरालाल शर्मा ना। आजादी की बात, आजादी से ठीक पहले अपनी सबसे अच्छी हिस्ट्री को लिख के गए थे, तो वो लिखे गए थे गौरी शंकर हीराचंद ओझा। कौन लिखे गए? पहली बार पूरे राजस्थान की हिस्ट्री को एक साथ लिख रहा था वो था कर्नल जेम्स टोड। कौन था? पहली बार पूरे राजस्थान की हिस्ट्री एक साथ कौन लिखे गया? कर्नल जेम्स टोड। तो उसकी हिस्ट्री में खूब सारी गलतियां हैं, स्वाभाविक बात है, विदेश का आदमी था, हमारी भाषा को भी ढंग से समझता नहीं था, हमारी कल्चर को भी नहीं जानता था। तो जितना जैसा जो लोगों ने बताया, पढ़ा, सुना, उसके आधार पर उसने हिस्ट्री लिखी। हम इस बात के लिए उसके ग्रेटफुल है, उसको थैंक यू बोलते हैं कि उसने पहली बार इतना बड़ा प्रयास किया कि पूरे राजस्थान की हिस्ट्री को एक साथ लाने का प्रयास किया। तो वो बंदा था कर्नल जेम्स टोड। उसकी हिस्ट्री में जो गलतियां थी उनको सही करके, कुछ नई बातें जोड़ के हिस्ट्री को सही करने का प्रयास किया था गौरी शंकर हीराचंद। दुर्भाग्य है हमारा कि जिस साल देश आजाद हुआ था, देश आजाद होता अगस्त में, अप्रैल में ओझा जी की डेथ हो गई थी। पहले ही ओझा जी की डेथ हो गई थी। तो ओझा जी की डेथ के बाद में राजस्थान हिस्ट्री का जो काम ओझा जी शुरू करके गए थे उतना तीव्र गति से नहीं हो पाया, लेकिन फिर भी उसके अंदर नई बातें जोड़ने का या उन पुरानी बातों को किसी को सही करने का काम किया, वो थे दशरथ शर्मा, गोपीनाथ शर्मा, मथुरालाल शर्मा। तो दशरथ शर्मा की एक बुक है, उसका नाम क्या? द अर्ली चौहान डायनेस्टी। इसका नाम है। और उन्होंने कहा है कि पृथ्वीराज और संयोगिता की प्रेम कहानी झूठी नहीं है। क्या है? तो कौन सा इतिहासकार स्वीकार करता है? कौन सी बुक में स्वीकार करता है?
दार्ली चौहान डायनेस्टी। पृथ्वीराज को अपने घर में पंगे चल रहे हैं, किससे? नागार्जुन अपरगांगे। राज्य में पंगा चल रहा है, किससे? भंडानक। पड़ोसियों में पंगा चल रहा है, किससे? महोबा, गुजरात, कन्नौज। महोबा का राजा कौन है? परमादिदेव चंदेल। गुजरात का राजा कौन है? भीम सेकंड चालुक्य। और कन्नौज का राजा कौन है? जयचंद। कौन है? जयचंद, जो कि कौन से वंश का? गहड़वा। कौन से वंश का? महोबा वाले कौन से वंश के? चंदेल। कौन से हैं? चंदेल। गुजरात वाले कौन से वंश के? और कन्नौज वाले कौन से वंश के? पड़ोसियों से चल ही रही थी। इन्हीं दिनों विदेशी आक्रमण को हो रहे थे। चौहान हम पढ़ रहे हैं, लगातार गजनी से लड़ रहे हैं। किससे लड़ रहे हैं? इस बार फिर गजनी की तरफ से एक बंदा आक्रमण करने जा रहा है, उसका नाम है मोहम्मद गौरी। क्या नाम है? मोहम्मद गौरी। उधर गजनी की तरफ से आगे बढ़ता है। गजनी अफगानिस्तान के अंदर पड़ता है। वो पाकिस्तान वाला पंजाब क्रॉस करता है, अपने वाले पंजाब में आता है। अपने वाले पंजाब में अभी अपने पास एक जगह, उसका नाम है बठिंडा। नाम सुना है? उस समय बठिंडा को बोला करते तबर हिंद। क्या बोलते? उसने तबर हिंद पर आके कब्जा कर लिया। जब गौरी ने तबर हिंद पे कब्जा किया तो पृथ्वीराज ने पूछा उससे, पृथ्वीराज दिल्ली का राजा है, दिल्ली उसके अधीन है। उन्होंने जब किधर, तो इधर कैसे आ सकता है, ये हमारा है। इस बात को लेकर दोनों को तनातनी भी। उधर से गौरी बठिंडा से आगे बढ़ता है, इधर से पृथ्वीराज दिल्ली से आगे बढ़ता है। आप पंजाब से आगे आओगे तो हरियाणा, आप दिल्ली से आगे आओगे तो भी हरियाणा। हरियाणा में एक जगह पड़ती है तराइन। कौन सी जगह? और वहां पर इन दोनों के बीच में तराइन का पहला युद्ध होता है 1191 में। कब होता है? लिखो, तराइन का पहला युद्ध। तराइन कहां पड़ता है? द फर्स्ट बैटल ऑफ टेरिन। किस किसके बीच में? पृथ्वीराज और गौरी। मोहम्मद गौरी। गौरी कहां का है? गजनी। कहां का है? गजनी। गजनी कहां पड़ता है? अफगानिस्तान। लिखो कारण, युद्ध के कारण। बड़े राजाओं के बीच युद्ध का एक बड़ा कारण तो साम्राज्य विस्तार की नीति है। लिखो, दोनों अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहते थे। उसमें गौरी तो ज्यादा ही करना चाहते। पृथ्वीराज नहीं तो फिर भी भारत वाले जो अपने अपने इलाके में थे, वो तो इधर वाले इलाके में आ रहे थे, वॉयलेशन कर रहे थे। दोनों अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहते थे। बोथ ऑफ देम वांटेड टू एक्सपैंड देयर एम्पायर। दोनों अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहते थे। हम ये भी कह सकते हैं कि चौहान और गजनी के राजाओं में भी लंबे समय से दुश्मनी थी। देख लो गजनी से कब लड़ने लगे हैं आप, तब से पढ़ने लगे हो कि महमूद गजनवी को गोविंद थर्ड ने रोक लिया। दुर्लभराज इब्राहिम से लड़ता है। तो आपका विगराज थर्ड जो है वो आपका शाहबुद्दीन से लड़ता है। पृथ्वीराज जो फर्स्ट है वो आपका बाद में बगुली शाह से लड़ता है। अजय राज जो है गर्दन मतंगों से लड़ता है। इधर आपका अरुण राज था, तुर्कों को हरा के वहां पर बाद में आना सागर बनवाता है। विगराज चतुर्थ है, वो बाद में खुसरो शाह से लड़ता है। लगातार लड़ाई चली रही है। लिख लो। एक कारण मैंने बता ही दिया कि उसने बठिंडा पर कब्जा कर लिया था। बठिंडा को उस समय बोला करते तबर हिंद। क्या बोलते? तो तबर हिंद पर कौन कब्जा कर लेता है? तबर हिंद आजकल क्या कहलाता है अपना? क्या कहलाता है? उसने यहाँ पे कब्जा किया और कब्जा करके अपने एक बंदे को यहाँ का प्रशासक बना दिया था, जियाउद्दीन। किसको बनाया था? किसने? गौरी। लिखो, अगला कारण लिख लो। गौरी ने तबर हिंद पर अधिकार कर लिया था। गौरी कैप्चर तबर हिंद, कोष्टक में बठिंडा लिखना। गौरी ने तबर हिंद पर अधिकार कर लिया था। गौरी कैप्चर तबर हिंद। तबर हिंद पर अधिकार कर लिया था। गौरी कैप्चर तबर हिंद तथा जियाउद्दीन को प्रशासक बना दिया था एंड अपॉइंटेड जियाउद्दीन एज एडमिनिस्ट्रेटर। लड़ाई होती है, दोनों के बीच में युद्ध होता है। युद्ध के अंदर पृथ्वीराज जीत जाता है। कौन जीत जाता? दिल्ली में कौन हुआ करते? तोमर। तो दिल्ली का एक तोमर लड़ने के लिए साथ में गया हुआ था, उसका नाम था गोविंद राज। क्या नाम था? तो दिल्ली का एक बंदा, उसका नाम है गोविंद राज तोमर। क्या नाम है? पृथ्वीराज के साथ लड़ाई करने के लिए गया हुआ। ये कहते हैं कि जो गौरी था, गौरी के आगे वाले दांत तोड़ देता है, परछम मारता है, उसके दांत तोड़ देता है। उसको घायल करने वाला कोई बंदा था, तो वो कौन था? लिखो, दिल्ली के गोविंद राज तोमर ने, गोविंद राज तोमर ऑफ दिल्ली। दिल्ली के गोविंद राज तोमर ने, गोविंद राज तोमर ऑफ दिल्ली। दिल्ली के गोविंद राज तोमर ने, गोविंद राज तोमर ऑफ दिल्ली। गोविंद राज तोमर ने गौरी को घायल कर दिया था। मेड इंजरीज टू गौरी। ऐसा कहानियां हैं कि गौरी को घायल किया, घायल करने के बाद गौरी को पकड़ के लेके पृथ्वीराज के दरबार में पकड़ के लेके, और जैसे दरबार में लेके पृथ्वीराज ने पूछा कि हाँ भाई गौरी बता, मार दिया जाए या बता तेरे साथ क्या? गौरी ने कहा मैं काली गां हूं तुम्हारी। आज लड़ाई की, आज के बाद ऐसी कोई लड़ाई मैंने धूड़ खाई, आइंदा से तुम्हारी तरफ नजर उठा के भी देखूंगा नहीं। प्लीज एक बार वापस चले जाने दे। और पृथ्वीराज ने कहा खोल दो भाई इसको, भाग जाए, पीछे मुड़ के मत देखना। जो मंत्री वगैरह बैठे थे उन्होंने कहा अरे पृथ्वीराज गलती कर रहे हो तुम, क्यों छोड़ रहे हो उसको? या तो पकड़ के जेल में डालो या मार दो। पृथ्वीराज ने कहा नहीं, भारतीय संस्कृति कहती है यदि दुश्मन माफी मांग ले तो उसको सजा देनी। पृथ्वीराज ने कहा नहीं, भारतीय संस्कृति कहती है यदि दुश्मन माफी मांग ले तो उसको सजा देनी, यदि दुश्मन माफी मांग ले तो उसको छोड़ दिया जाना चाहिए। भागती हुई सेना पर कभी भी आक्रमण करना, ये हमारी भारतीय संस्कृति है।
ये हमारी भारतीय संस्कृति है, हम दादे परदादे हमारे ये करते आए थे, हम इस बंदे को मार कैसे सकते हैं पकड़ के? मंत्रियों ने कहा कि राजा तुम सही हो, हमारी संस्कृति कहती है कि दुश्मन की माफी मांगने पर उसको छोड़ दिया जाना चाहिए, पर हमारी संस्कृति उन लोगों पर लागू होती है जो हमारी संस्कृति को मानते हैं। मंत्रियों ने कहा कि राजा तुम सही हो, हमारी संस्कृति कहती है कि दुश्मन की माफी मांगने पर उसको छोड़ दिया जाना चाहिए, पर हमारी संस्कृति उन लोगों पर लागू होती है जो हमारी संस्कृति को मानते हैं। वह व्यक्ति जो हमारी संस्कृति में विश्वास नहीं करता हो, उसको मानता नहीं हो, उस पर यह सिद्धांत भी लागू। हम भारत के किसी व्यक्ति को यदि माफी मांगने पर छोड़ देते हैं, वो नहीं उसकी अगली 7 पीढ़ियां इस एहसान के तले दबी रहती, वो आंख उठा के भी नहीं देखते कि यार इन लोगों ने कभी मेरी जान बख्शी थी। ये आदमी एहसान फरामोश है, कर्तव्य है, एक बार तू छोड़ेगा वापस सेना लेके आएगा, वापस लड़ेगा, प्लीज इसको मार दो। पृथ्वीराज मुस्कुराया मंत्री की तरफ देखकर, उसने कहा मंत्री महोदय, मैं इतना नहीं जानता था कि मेरे मंत्री इतने डरपोक है। कैसे? तुम बार बार करो कि वापस अटैक कर देगा, तो क्या तुम्हारी तलवारों में जंग लगा है? और मंत्री ने कहा नहीं, जंग वंग तो नहीं लगा। तो क्या तुम्हें डर मरने से डर लगता है, लड़ने में डर लगता है? उनका नहीं। फिर क्या दिक्कत है, दोबारा आएगा दोबारा लड़ लेंगे। ठीक है साहब, भेज दिया जाए। गोरी को भेज दिया, और गोरी कहा आप पीछे मुड़ के नहीं दिखेगा। गोरी ने कहा ठीक साहब। गोरी तराइन से थोड़ा पीछे की तरफ गया, गजनी नहीं गया, बीच में वापस रुक गया। मंत्रियों ने वापस पृथ्वीराज को कहा कि वो रुक गया बीच में, वो वहां पर नहीं गया। पृथ्वीराज ने समाचार भेजा गोरी के पास कि तूने कहा था मैं चला जाऊंगा, फिर गया क्यों नहीं? उसने कहा सॉरी भाई साहब, एक बात और थी, उस दिन मैं डरा हुआ था तुम्हारे दरबार में, इसलिए पूरी बात बता नहीं पाया। एक्चुअली गजनी का राजा मैं नहीं हूं, गजनी का राजा मेरा बड़ा भाई है, और मेरे बड़े भाई को जैसे ही पता चला कि मैं हार गया हूं, वो छुरे की धार तेज कर रहा है। मैं जैसे ही वहां पर जाऊंगा हलाल करेगा मेरे को हलाल, इसलिए प्लीज थोड़े दिन मेरे को यहाँ पर बैठे रहने दो, तब तक बात थोड़ी ठंडी मीठी पड़ जाएगी, फिर मैं यहाँ से चला जाऊंगा, भैया का गुस्सा भी थोड़ा क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। तू यार हमारे गड़बड़ियां करेगा? पृथ्वीराज ने कहा। उसने कहा चिंता मत कीजिए भाई साहब, कोई गड़बड़ी नहीं करूंगा। अब गोरी थोड़ा सा तराइन से हटके बैठा है। पृथ्वीराज को फिर भी लगा क्या पता ये गड़बड़ी करे, तो पृथ्वीराज अपनी सेना लेके गोरी के सामने जाके बैठ गया एहतियातन, यदि कुछ करे तो अपने रोक लेंगे इसको। लेकिन थोड़े दिनों में नोटिस किया कि गोरी वाकई कुछ नहीं कर रहा। गोरी शांति से चुपचाप बैठा है, उल्टा कभी मॉर्निंग वॉक इवनिंग वॉक में मिल जाए नमस्ते और करके जाए, नमस्ते भैया मेरे लिए कोई सेवा तो बताना, कल मैंने सुना आपकी संगीता भाभी की एनिवर्सरी थी, बताइए मेरी तरफ से आपको बुके भेंट किया जाता है। और पृथ्वीराज लगा ठीक ही मामला है, बंदा ज्यादा तंग अपने को करे नहीं रहा। तो पृथ्वीराज ने अपने सेनापतियों को वापस भेजना शुरू किया। अपने सेनापति को कहा कि तू भाई गुजरात जा, उधर वो चालुक्यों से अपनी नहीं बन रही, क्या पता चालुक्य अटैक कर दे। तू वो महोबा देख ले, चंदेलों से भी अपनी नहीं बन रही, क्या पता चंदेल अटैक कर दे। तू उधर कन्नौज चला जा, क्या पता गहडवाल उधर से अटैक कर दे। तो अपने अच्छे अच्छे सेनापति सारे लौटाने शुरू किए। सेनापतियों ने पूछा कि राजा तुम हम सबको भेज रहे हो, यदि गोरी ने अटैक कर दिया तो? उसने कहा ना ये कर ही नहीं रहा, चुपचाप बैठा है, वापस चला जाएगा थोड़े दिनों में, कर देगा तो मैं देख ताक लूंगा इसको। गोरी ऐसे ही किसी मौके की तलाश में था। वो पिछले साल भर से जब से वहां पर बैठा हुआ था, इन चीजों को नोटिस कर रहा था कि उसकी सेना कितनी है, कौन कौन से सेनापति है, कौन सी सेना लौट गई, कौन सी सेना आई है, कब सोते हैं, कब जागते हैं, कब उठते हैं, कितने हथियार है, उसको सारी पता। और मुसलमान राजाओं की अच्छी विशेषता थी, वो दुश्मन की पूरी जासूसी करवा लिया करते थे। अपने वाले इस मामले में निश्चिंत थे, उनको लगता था कि नहीं यार ये कोई तरीका तो नहीं होता, लड़ेंगे तो आमने सामने आके लड़ लेंगे। एक दिन गोरी को ऐसा कुछ पता चला कि पृथ्वीराज की सेना कम है। गोरी को यह भी पता चला कि पृथ्वीराज की सेना रात को 2 बजे पार्टी करके सोई है, और ये नशे में पूरे चूर है। वो 5 बजे के आसपास सुबह आक्रमण करता है, जब पृथ्वीराज की पूरी सेना सो रही थी, वो सोती हुई सेना को काट देता है। तराइन का दूसरा युद्ध युद्ध नहीं था, विश्वासघात था। जब गोरी का अटैक हुआ, सोई हुई सेना जागी, अपने हथियार उठाती, तब तक उनका खेल खत्म हो चुका था। उन्होंने जैसे ही लगा कि अपने अब जीत नहीं पाएंगे, गोरी अचानक ऊपर चढ़ गया, अपने पास कोई तरीका नहीं है, उन्होंने पृथ्वीराज को वहां से निकालने की कोशिश की। पृथ्वीराज कहते तू निकल, हम जैसे तैसे करके मुकाबला करेंगे, तू बचेगा तो और सेना इकट्ठी करेगा, वापस मारेगा गोरी को। पृथ्वीराज वहां से निकलता है, लेकिन गोरी की सेना उसका पीछा करती है। हरियाणा में एक जगह पड़ती है सिरसा, नाम सुना है? सिरसा के पास में एक छोटे सी कोई गांव था, उसका नाम था सरस्वती। क्या नाम था? वहां पे पृथ्वीराज को पकड़ा गया, पकड़ के उसको मार दिया गया। ये तराइन का दूसरा युद्ध था। कौन सा युद्ध? तराइन का, देखो तराइन का दूसरा युद्ध, सेकंड बैटल ऑफ टेरन। तराइन का दूसरा युद्ध, सेकंड बैटल ऑफ टेरन। अगले ही साल है ना, 1191 की जगह बस 92 लिख लो, बाकी तो सेम ही लिखना है। इस युद्ध में गोरी की जीत हुई, गोरी वन दिस बैटल। पृथ्वीराज को सिरसा के पास सरस्वती नामक स्थान से गिरफ्तार किया गया था। पृथ्वीराज वाज अरेस्टेड एट प्लेस नाम सरस्वती नियर सिरसा, तथा उसे मार दिया गया एंड वाज किल्ड हिम, तथा उसे मार दिया गया एंड वाज किल्ड हिम, एंड वाज किल्ड, लिख लो, तथा उसे मार दिया गया एंड वाज किल्ड। मारने के पीछे 2 कहानियां हैं। एक कहानी जो तुर्कों का एक राइटर सुनाता है, उस राइटर का नाम था हसन निजामी। क्या नाम था? गोरी के टाइम का, उस टाइम का एक इतिहासकार है, इतिहासकार का नाम क्या है उसका? और हसन निजामी एक बुक लिखता है, इस बुक का नाम था ताज उल मासिर। क्या नाम था बुक का? ताज उल मासिर। किसकी बुक है ताज उल मासिर? क्या नाम बुक का? क्या नाम है? ताज उल मासिर किसकी बुक है? हसन निजामी अपनी इस ताज उल मासिर में लिखता है कि हमने पृथ्वीराज को पकड़ा, पकड़ने के बाद उसे सरेंडर कर दिया, सरेंडर कर दिया तो हमने उसको वापस अजमेर का राजा बना दिया।
तो उसने हमारी अधीनता स्वीकार की, तुर्कों की अधीनता स्वीकार की, गौरी की अधीनता स्वीकार की, हमने उसको कहां का राजा बना दिया, अजमेर। लेकिन थोड़े दिन बाद वो वापस हमारे खिलाफ विद्रोह करता है, इस बार हमने पकड़ के मार दिया। कुल मिला के हिसन निजामी इस बात को प्रूव करना चाहता है कि पृथ्वीराज ने कुछ दिनों तक गौरी के अधीन राज किया था। ऐसा कौन सा राइटर कहता है? बुक का नाम लिख लो, हसन निजामी की पुस्तक, बुक ऑफ हसन निजामी। क्या नाम है बुक का बताओ? ताज उल मासिर। क्या नाम बुक का? ताज उल मासिर। ताज उल मासिर किसकी बुक है? हसन निजामी की। तो एक तो ये तुर्कों की तरफ से कहानी है, फारसी भाषा में लिखी गई पुस्तक ताजुल मासिर, जिसमें हसन निजामी कहता है कि हमने यहाँ पकड़ा था, पकड़ने के बाद उसने हमारी अधीनता स्वीकार की, हमने उसको अजमेर का राजा बनाया। थोड़े समय बाद उसने हमारी अधीनता मानने से मना कर दिया, उसने हमारे खिलाफ विद्रोह किया। इस बार हमने वापस पकड़ा और पकड़ के उसको मार दिया। एक कहानी तो ये। एक कहानी सुनाता चंद्रबरदाई। कौन सुनाता है? चंद्रबरदाई कहता है कि पकड़ा और पकड़ के यहाँ से गजनी ले गए। कहां पे लेके? और गजनी ले जाके उसकी दोनों आंखें निकाल दी। गजनी ले जाके उसकी दोनों आंखें निकाल दी और उसको जेल में डाल दिया गया। वहां पर चंद्रबरदाई कहता है कि पृथ्वीराज मेरा बहुत अच्छा दोस्त था, मैं उसके पीछे पीछे गया, जेल में जाकर मिला, मुझे पता चला उसकी दोनों आंखें निकल चुकी, अंधा है वो। मैं गया गौरी के पास और मैंने गौरी को जाकर, क्या रे सुल्तान, एक हमने तेरे को पकड़ा था और तूने माफी मांगी तो हमने तेरे को छोड़ दिया, एक तूने हमारे राजा को पकड़ा जेल में डाल देता यार, लेकिन तूने तो आंखें निकाल दी। सुल्तान मुस्कुराया और उसने कहा कि भारत की संस्कृति कहती है कि दुश्मन के साथ अच्छा बर्ताव करना चाहिए, हमारी नहीं कहती। हमारी कहती है कि आंखें निकाल ली जानी चाहिए, और हमारी तो कहती है उसके बाद मार दिया जाना चाहिए, हम मारेंगे। चंद्रबरदाई कहता है मैंने पृथ्वीराज गौरी को कहा कि तुम भले ही उसको मार दो, लेकिन भले ही तुमने उसकी आंखें निकाल दी हो, लेकिन हमारे राजा के पास एक अद्वितीय शक्ति है। क्या? कि हमारा राजा शब्द भेदी बाण चलाना जानता है। कौन से बाण? आवाज पे तीर चलाते। सुल्तान ने कहा मैं मिला सुबह से, ऐसी मजाक नहीं करते यार, किसी बंदे के आंखें नहीं है, उसको दिखता नहीं है, और तू कहता है कि वो उस जगह पे निशाना लगा देगा जहां से आवाज आती है, उसको क्या पता कहां से आवाज आई। चंद्रबरदाई ने कहा कि तू भारतीय संस्कृति को ढंग से कहां जानता है। चंद्रबरदाई ने कहा गौरी, शब्द भेदी बाण ना होता तो महाराज दशरथ को वनवास ना जाना पड़ता, यदि वनवास ना जाते तो मां सीता का हरण नहीं होता, रामायण नहीं होती। हमारी पूरी रामायण इस चक्कर में है क्योंकि राजा दशरथ को क्या चलाना आता था। और गौरी ने कहा यदि ऐसा सच में होता है तो सुल्तान कारनामा देखना पसंद करेगा। अगले दिन एक बड़ा मंच लगाया गया, उस मंच पे सुल्तान आकर बैठा, इधर सामने पृथ्वीराज को खड़ा किया गया, सामने घंटी बांधी गई कि जैसे घंटी पे टन की आवाज आएगी पृथ्वीराज वहां पर तीर मारेगा और शब्द भेदी बाण वहां पर मार देगा जहां से घंटी की आवाज आई है। चंद्रबरदाई कहता है कि मैं वहीं खड़ा था और मैंने पृथ्वीराज को कहा कि पृथ्वीराज अपने आवाज पर तीर चलाने की कोई आवश्यकता नहीं है, अपने घंटी पर तीर चलाने की कोई आवश्यकता नहीं है, गौरी बेटा है तेरे साइड के अंदर, सल्टा दे इसको आज। पृथ्वीराज ने पुनः कहा कि चंद्रबरदाई मुझे नहीं पता कि गौरी कितनी दूरी पर बैठा है, बिना दूरी के मैं तीर कैसे चला सकता हूं। चंद्रबरदाई कहता है मैंने कहा उसको कि 4 बांस 24 गज अंगुलष्ट प्रमाण ताऊ पर सुल्तान अरे मत चुके चौहान। 4 बांस जितनी दूरी 24 गज, गज होता है गज फुट अपने नापते हैं, 4 बांस नाप ले फिर 24 गज अंगुलष्ट प्रमाण, उसके ऊपर 8 अंगुलियां, ताऊ पर सुल्तान है, उतनी दूर पर सुल्तान बैठा है, मत चुके चौहान, चौहान चूक मत जाना, सल्टा दे आज। और चौहान नहीं चुका, उसने तीर मारा और गौरी को मार दिया। चंद्रबरदाई कहता है कि जैसे गौरी मरा, गौरी के सैनिक हम पर झपटे, लेकिन मैंने और पृथ्वीराज ने दोनों ने एक दूसरे को मार दिया था। फिर ये कहानी सुनाई किसने? एक मूवी देखना कभी, पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन, है ना, जैक स्पैरो। जैक स्पैरो तो कहता पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन के चंगुल में जो कोई फंसता है वो कभी जिंदा बचकर वापस नहीं आ पाता है। और जैक स्पैरो कहता फिर ये कहानियां सुनाता कौन है, ये बताता कौन है कि पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन ये करते हैं वो करते हैं। हम हालांकि इसका उत्तर देते हैं, हम कहते हैं कि चंद्रबरदाई के बेटे हुए थे जलहण। कौन हुए थे? और हम कहते हैं इस कहानी को किसने पूरा किया था? जलहण। हम ये कहानी जलहण बताते हैं। पर पुनः मैं उसी बात पर आता हूं जो थोड़ी देर पहले कह रहा था कि पृथ्वीराज रासो हिस्ट्री है या नहीं अभी तक पता। एक गंभीर लोचा है पृथ्वीराज रासो में। मेवाड़ में महाराणा वे राज सिंह जी, मेवाड़ महाराणा राज सिंह जी ने एक झील बनाई राजसमंद। राजसमंद झील के पास उन्होंने एक बहुत बड़ा संस्कृत का अभिलेख लगवाया जिसको हम कहते हैं राज प्रशस्ति, जो कि 1676 ईस्वी की तब की है। जब महाराणा राज सिंह जी राज प्रशस्ति लिखवा रहे थे तब उन्होंने अपने कुछ दूत राजस्थान में भिन्न भिन्न इलाकों में भेजे कि जाओ उन क्षेत्रों की हिस्ट्री लेके आओ। कि मेवाड़ का इतिहास लिखने के लिए बाकियों का इतिहास भी तो पता होना चाहिए। क्या पता बूंदी की हिस्ट्री में मेवाड़ की कोई बात हो, क्या पता जोधपुर की हिस्ट्री में मेवाड़ की कोई दो बातें मिल जाए जो अपने वाली हिस्ट्री में नहीं है। मेवाड़ मारवाड़ वालों ने लिखा होगा भाई मेवाड़ वालों ने अटैक किया था, हमने उसको हरा दिया था, ये बात मेवाड़ वालों ने नहीं लिखी, लेकिन किसने लिखी? मारवाड़ वालों ने। तो तमाम जगह की हिस्ट्री लेके आओ। जब उनका कोई एक दूत अजमेर पहुंचा तो उसके पास एक बंदा है, उस बंदे ने आके कहा मेरे पास अजमेर का इतिहास। कौन सा? उसने कहा पृथ्वीराज रासो है मेरे पास। कौन सा पृथ्वीराज रासो? उसने कहा जो चंद्रबरदाई लिखा था। कौन चंद्रबरदाई? तो पृथ्वीराज के दरबार में। पृथ्वीराज रासो की पहली जानकारी राज प्रशस्ति के समय मिलती है। कब मिलती है? पृथ्वीराज 1192 के अंदर किस्सा खत्म है, 1676 में जाके आप बुक पढ़ रहे हो, 400-500 साल बाद, तब तक कई नमक मिर्च लगे होंगे। इसलिए इतने गंभीर लोचे आ गए इस बुक के अंदर कि आपस में उलझ के रह जाती है बुक, और बाकी जो हिस्टोरिकल फैक्ट है उनसे मैच नहीं कर पाती। ये बुक ये कहती है कि पृथ्वीराज की जो मम्मी थी वो दिल्ली की राजकुमारी थी। कहां की राजकुमारी थी? क्योंकि बाकी सब कहते हैं कि नहीं वो कलचुरी थी और त्रिपुरी की थी, कर्पूरी देवी नाम था उसका। जबकि वो नाम ही अलग बताता है उसका, वो उसका जगह भी अलग बताता है, उसके पिता का नाम अलग बताता है, इसलिए खूब सारी बातें आपस में रोड़ा रप्पा हो गई। इसलिए अभी तक हम उस बात को सत्य मानते
नहीं, पर फिर भी ये दो बड़ी बड़ी बातें की जाती है। हसन निजामी कहता है यहीं पकड़कर अजमेर का राजा बनाया, थोड़े टाइम बाद बगावत की, फिर पकड़ के मार दिया। चंद बरदाई कहता ने गजनी लेके गए थे, पहले आंखें निकाली थी, फिर उसको वहां पर हम दोनों ने एक दूसरे को मार दिया था। अपना न्यूट्रल सा ये है इसके अंदर कि यहाँ से पकड़ के लेके गए हैं वो गजनी, आंखें निकालियों के बाद मार दिया। और तुर्कों में एक साधारण सा काम हुआ करता था, दुश्मन को पकड़ के लाया करते थे, बीच में खड़ा करके बाटे मार मार के मार दिया करते थे। ऐसा उन्होंने कुछ किया होगा, बहुत क्रूर सी मौत उधर दे दी होगी उन्होंने। तो ये तराइन के दो युद्ध, तराइन का पहला युद्ध और तराइन का अपना, जब आप हिस्ट्री पढ़ते हैं तो अपना सवाल दूसरा है। अपना सवाल ये है कि तराइन युद्ध में पृथ्वीराज क्यों हार गया था, कैसे मृत्यु हुई, ये बहुत अलग विषय है। कोई अपने से कभी ये सवाल नहीं पूछेगा कि पृथ्वीराज की मृत्यु का सचित्र वर्णन कीजिए, पर अपने से ये पूछेंगे कि तराइन युद्ध में पृथ्वीराज क्यों हार गया था। देखो, पृथ्वीराज की हार के कारण, अभी हमने एक बात पढ़ी कि पृथ्वीराज की गुजरात वालों से नहीं बनती, पृथ्वीराज के महोबा वालों से नहीं बनती, पृथ्वीराज के कन्नौज वालों से नहीं बनती, इसलिए किसी भी राजा ने उसका साथ, देखो, पृथ्वीराज के अपने पड़ोसी राज्यों के साथ विवाद चल रहे थे, अतः किसी भी राजा ने पृथ्वीराज की गोरी के खिलाफ सहायता नहीं की। सो नो किंग हेल्प पृथ्वीराज अगेंस्ट गोरी। हम अभी कह रहे हैं कि भाई पृथ्वीराज ने अपनी सेना वापस लौटानी शुरू कर दी थी, इसलिए पृथ्वीराज की सेना गोरी के मुकाबले क्या हो गई थी, कम, क्योंकि उसके जो बाकी सेनापति थे बाकी बाउंड्री पर भेज दिए गए थे। देखो, तराइन के दूसरे युद्ध में, सेकंड बैटल ऑफ टेरन, पृथ्वीराज की सेना गोरी के मुकाबले कम थी। पृथ्वीराज हैड लेस आर्मी देन गोरी, क्योंकि उसके अधिकतर सेनापति, बिकॉज मोस्ट ऑफ हिज कमांडर्स अन्य सीमाओं पर भेज दिए गए थे, वर सेंट टू अदर बाउंड्रीज, अन्य सीमाओं पर भेज दिए गए थे, वर सेंट टू अदर बाउंड्रीज। देखो, हम खानवा के युद्ध में जब हार के कारण पढ़ रहे थे, तब हमने पढ़ा था कि बयाना के बाद 1 महीने का टाइम मिल गया था बाबर को, तो हम पढ़ रहे थे कि सांगा ने बाबर को युद्ध की तैयारी का पर्याप्त 1 महीने का, कितने महीने का, बयाना फरवरी में, खानवा कब हो रहा है, यहाँ तो 1 साल का है, यहाँ तो कितना है, लिखो, तराइन के पहले युद्ध के बाद, आफ्टर फर्स्ट बैटल ऑफ टेरन, पृथ्वीराज ने गोरी को युद्ध की तैयारी का पर्याप्त समय दे दिया था। पृथ्वीराज गेव एनफ टाइम टू गोरी फॉर प्रिपरेशन ऑफ द बैटल। ये तो कुछ कमियां हैं पृथ्वीराज के अंदर, जिनकी वजह से पृथ्वीराज क्या कर रहा है, हार रहा है। जीता कौन, गोरी, तो उसमें कुछ अच्छी बातें रही, एक पक्ष हारता उसका कमियां है, दूसरा पक्ष जीता तो उसमें क्या कुछ अच्छी बात। यदि गोरी 1 साल तक पृथ्वीराज को यह कह के वहां पर बैठा रहता है कि मैं वापस चला गया तो भाई मार देगा, इसका मतलब इंटेलिजेंट तो है, अपनी बातों में लगा रहा है। 1 साल तक न केवल उसने पृथ्वीराज को बातों में लगाया रखा, बल्कि अपनी सेना को अच्छा किया और मौके की पूरी तलाश की कि कब पृथ्वीराज की सेना कम पड़ती है जब वो उस पर अटैक करे। इसका मतलब अच्छा डिप्लोमेट, कूटनीति, समझते हो है कि कई बार आपको युद्ध में आमने सामने लड़ने से युद्ध से पहले की जो तैयारी होती है ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। युद्ध की पहले की तैयारी पृथ्वीराज की अच्छी है, गोरी की अच्छी। देखो, गोरी एक अच्छा सेनापति था, गोरी वॉज ए गुड कमांडर, गोरी एक अच्छा सेनापति था, गोरी वॉज ए गुड कमांडर, तथा उसने अपनी कूटनीति से पृथ्वीराज को हरा दिया था, एंड ही डिफीटेड पृथ्वीराज बाय हिज डिप्लोमेसी, तथा उसने अपनी कूटनीति से पृथ्वीराज को हरा दिया था, एंड ही डिफीटेड पृथ्वीराज बाय हिज डिप्लोमेसी। दो बातें सेम वही लिखेंगे जो हम खानवा में लिख रहे थे। काफी सालों तक ये हमारी कमी बनी रही थी कि बाहर के जो भी लोग आते थे वो घोड़े लेके आते थे, हमारे लड़ने का तरीका क्या था, हाथी। जब भारत भारत की लड़ाइयां होती तो हाथी हाथी लड़ रहे थे, बराबर का सा मामला होता था, पर जब घोड़ों और हाथियों की लड़ाई होती तो हमेशा मुकाबले में कौन जीते, घोड़े ज्यादा प्रभावशाली रहते। फिर मैंने हाथियों के साथ समस्या बताई थी, हाथियों के साथ समस्या होती है पागल होकर अपनी सेना को मार देते हैं। खानवा के युद्ध में तोपों का जैसे उन्होंने सुना, हाथियों के लिए आउट ऑफ सिलेबस हो गया था मामला। यहाँ पर अचानक सुबह सुबह अटैक हुआ, हाथियों के नहीं समझ में क्या करना है, तो वो दौड़े दौड़े तो अपनी सेना को कुचल गए। दूसरा वही, उनके पास हल्के हथियार हुआ करते थे, हमारे हथियार भी कैसे थे, भारी। देख लो, तुर्कों ने घोड़ों का प्रयोग किया था, टर्क यूज्ड हॉर्सेस, तुर्कों ने घोड़ों का प्रयोग किया था, टर्क्स यूज्ड हॉर्सेस, जबकि राजपूतों ने हाथियों का प्रयोग किया, अनलाइक एलिफेंट्स बाय राजपूत्स। तुर्कों ने राजपूतों की अपेक्षा हल्के हथियारों का प्रयोग किया था, टर्क्स यूज्ड लाइटर वेपन्स देन राजपूत्स। ये तो हो गए भाई पृथ्वीराज के हार के कारण, पृथ्वीराज की सांस्कृतिक उपलब्धियां। एक नया डिपार्टमेंट बनाया, उस डिपार्टमेंट का नाम था कला व संस्कृति विभाग। कौन सा विभाग बनाया, तो पृथ्वीराज ने एक डिपार्टमेंट बनाया आर्ट एंड कल्चर का, और इसके जो मंत्री थे उन मंत्री का नाम था पद्मनाभ। क्या नाम था, लिखो, कला व संस्कृति विभाग की स्थापना की, ही सेट अप आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंट, कला व संस्कृति विभाग की स्थापना की, ही सेट अप आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंट। मंत्री लिख लो पद्मनाभ, मंत्री कौन है, पद्मनाभ। मंत्री कौन है इसका। अब मैं कई बार जब पृथ्वीराज के बारे में सोचता हूं तो मुझे लगता है कि यार पृथ्वीराज के बारे में नॉर्मली हम तीसरी क्लास से लेके अब तक भी पढ़ते हैं तो अपने दिमाग में कि पृथ्वीराज वो महान राजा था, इसने तराइन में युद्ध लड़े, गोरी को हराया था, इस प्रकार की बातें। पर मेरा ध्यान दूसरी चीज पर जाता है कि पृथ्वीराज 26 साल की उम्र में मर गया था। 1166 में उसका जन्म है भाई, 1177 में जब वो राजा बना तब कितने साल का, 11, तो 66 में उसका क्या है जन्म, 1192 में मर गया, कितने साल की उम्र है, 26। 26 साल के युवक को यह भी पता था कि आर्ट एंड कल्चर के लिए डिपार्टमेंट बनाना है।
जो लोग लीक से हटके काम करते हैं वो याद किए जाते हैं। राजा योद्धा के रूप में याद किया जाता है। विग्राज चतुर्थ पृथ्वीराज से भी बड़ा है, पर हम विग्राज चतुर्थ को तब तक नहीं जानते जब तक हिस्ट्री ना पढ़े। हम पृथ्वीराज को तब भी जानते हैं जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं। इसका मतलब उसने आज के 900 साल पहले कुछ ऐसा अलग काम किया होगा कि आज भी हमारे दिमाग से निकलता नहीं है। उन अलग काम में एक ये है कि 26 साल का युवक सोच रहा था कि आर्ट एंड कल्चर के लिए डिपार्टमेंट क्या होना चाहिए, अलग। दिल्ली के पास में किला बनाया, उस किले का नाम था पिथौरागढ़। क्या नाम था, लिखो। दिल्ली के समीप पिथौरागढ़ का निर्माण करवाया। ही बिल्ट पिथौरागढ़ नियर दिल्ली। दिल्ली के समीप पिथौरागढ़ का निर्माण करवाया। ही बिल्ट पिथौरागढ़ नियर दिल्ली। दिल्ली के समीप पिथौरागढ़ का निर्माण करवाया। ही बिल्ट पिथौरागढ़ नियर दिल्ली। दरबारी विद्वान लिख लो। एक बंदे का नाम तो अपने पढ़ा हुआ है, चंद्रबरदाई। चंद्रबरदाई का वास्तव में नाम क्या है, पृथ्वी भट्ट। वो कौन सी, ये भी अपनी पढ़ी हुई है, पृथ्वीराज रास। अगले बंदे की स्टार लगा के लिखना, जयानक। और इस जयानक की वो फेमस किताब है जो आप लगातार पढ़ते आ रहे हैं, पृथ्वीराज विजय। कश्मीरी ब्राह्मण था, इसने ये शानदार किताब लिखी। तो पृथ्वीराज रासो और पृथ्वीराज विजय दोनों में से यदि कोई हिस्ट्री के लिहाज से अच्छी बुक मानी जाती है तो वो कौन सी मानी जाती है, पृथ्वीराज विजय ज्यादा अच्छी मानी जाती है। 3-4 विद्वान और थे जिनकी किताबों का हमें नहीं पता, पर इसके दरबार में थे, तो याद रखना। वागीश्वर जनार्दन, विद्यापति गौड़, विश्वरूप, और आसाधर। है ना, एक बार किसी एग्जाम का क्वेश्चन है, तीनों चारों नाम एक साथ देके और फिर पूछा किसके दरबार में थे, तो किसके दरबार में थे, पृथ्वीराज। क्या क्या नाम बताओ देखे, वागीश्वर जनार्दन, विद्यापति गौड़, विश्वरूप और आसाधर। चंद्रबरदाई ने कौन सी बुक लिखी, पृथ्वीराज रासो। जयानक ने कौन सी बुक लिखी, तो बहुत अच्छी किताब है, खूब सारी बातें बताती है। पर जयानक वाली पृथ्वीराज विजय में एक समस्या है कि पृथ्वीराज विजय 1191 पे जाके समाप्त हो जाती है। कहां पे जाके समाप्त हो जाती है, 1191 में त्राइन का पहला युद्ध हुआ, पृथ्वीराज जीत गया, हैप्पी एंडिंग। ये त्राइन के दूसरे युद्ध के बारे में लिखता ही नहीं है। यदि ये त्राइन के दूसरे युद्ध के बारे में लिखता तो हमें ज्यादा सच्चाई पता होती कि पृथ्वीराज की मृत्यु कैसे हुई थी। तब ये ऐसा माना जाता है कि शायद पृथ्वीराज को यहां से पकड़ के ले गए, बहुत बुरा मरा होगा उन्होंने, इसलिए जयानक लिखना ही नहीं चाहता। वो अपने हीरो के बारे में कोई भी बुरी बात करना, उसके जीव ही नहीं मान रहा। ये कुछ वैसा ही है जैसे एमएस धोनी वाली मूवी है। एमएस धोनी वाली मूवी आई थी 2016 में, कब आई थी, एंड होती है 2011 पर। 2011 में धोनी वर्ल्ड कप जीतता है, बस वो लास्ट सीन है उसका। ये उधर धोनी बैटिंग कर रहा है, रवि शास्त्री की कमेंट्री सुनाई देती है, ये धोनी छक्का मारता है, धोनी फिनिशेज इन हिज स्टाइल, पार्टी बिगिंस इन द वो ड्रेसिंग रूम, बस इतना ही आता है। उसके बाद मूवी क्या हो जाती है, समाप्त। 2011 से 2016 के बीच का धोनी की कोई भी जानकारी इस मूवी में, क्योंकि धोनी रन नहीं बनाए, इसलिए मूवी वाला भी धोनी के बारे में वो बातें बताना, हैप्पी एंडिंग करो यार, जीत गए बस खत्म। तो जयानक भी वहां पे ले जाके छोड़ देता है। देखो पृथ्वीराज की उपाधियां, टाइटल्स ऑफ पृथ्वीराज। कौन सा किला बनाया, अभी किला लिखा हमने, पिथौरागढ़, इसलिए उपाधि राय पिथौरा। क्या उपाधि है, राय। पिथौरा का राय, राय मतलब राजा। एक उपाधि है दल पुंगल। दल का मतलब होता है सेना, पुंगल का मतलब जीतने वाला। जैसे हम पढ़ते दल थंबन, जैसे हमने एक पढ़ा होगा विजय कटकातु, तो कटक, कटक का मतलब सेना, दल का मतलब भी सेना। दल पुंगल सेना जीतने वाला, एक प्रकार से सेनाओं का विजेता, युद्ध का विजेता। तो दो उपाधि क्या क्या बताओ देखे, राय पिथौरा और दल। पानी वानी पिया हुआ।